हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस आपका ये सब्जेक्ट है, इसका कोड है 330 और इसमें हम आपका एक पेपर देखने वाले हैं, क्योंकि पेपर देखने से आपको ये पता चल जाता है कि कैसा आखिर आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका क्या फॉर्मेट रहेगा। और जैसा कि आपको पता है न्यू सिलेबस है आपका, सो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। और ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी आप कह सकते हो मतलब इतना लेंदी भी नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी है और बहुत टफ भी है। कुछ बच्चों को ये टफ लगेगा जिन्होंने वीडियो से ये पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड 39 क्वेश्चन इसमें पूरे हैं और 12 प्रिंटेड पेजेस का ये क्वेश्चन पेपर आता है। रोल नंबर यहाँ पर आपको लिखना होता है, सेट वगैरह, कोड नंबर वगैरह, कंप्यूटर साइंस 330, डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन, फिर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, जो आप पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका 3 घंटे का ये पेपर होता है, जो कि आपका 60 नंबर का पेपर है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जितने भी 39 दिए हुए हैं सारे कंपलसरी हैं। एंड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देनी है, वो है कि आपको 2:15 जो आपका टाइम है उस टाइम पर आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा टू रीड। ठीक है, रीड करने के लिए टाइम दिया जाएगा 15 मिनट का। 15 मिनट यानी कि 2:15 से 2:30 तक का जो समय होगा वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। रीड करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उससे आपको आंसर्स जो हैं उस टाइम पर हो जाते हैं, समझ आ जाते हैं कि इसका क्या आंसर होगा और मुझे कौन सा आंसर आता है कौन सा नहीं आता। सो आप आराम से उसको कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मतलब बेसिकली इसमें ना और करके आपको जहाँ पर भी दिया हो वहाँ पर आपको चॉइस दी जाती है, कोई एक करना होता है। सो फर्स्ट में फर्स्ट नंबर का ही एक नंबर का ही क्वेश्चन है, the dash tag in HTML allows the user to create an image in web page। यानी कि कौन सा ऐसा टैग होता है जो कि एक यूजर को अलाउ करता है HTML में एक इमेज को या क्रिएट करने के लिए, या फिर उस इमेज को बेसिकली उस वेब पेज में डालने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला टैग जो होता है ना, इमेज के लिए होता है। ठीक है, और इसका आंसर है आपका ये वाला। ठीक है, IMG। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कई बच्चे जो है इनको देख के टिक लगा देते हैं कि इमेज है तो यही टैग होगा, ये नहीं है इसका आंसर। सो इसका आंसर है बी। ठीक है, अब देखो इमेज के आगे ना, जब भी आप इमेज टैग यूज करते हो उसके आगे आपको SRC लगाना होता है टू लोकेट द सोर्स, यानी कि कौन सी सोर्स से आप ले रहे हो। अब उसी से रिलेटेड आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा एट्रीब्यूट है जो कि स्पेसिफाई करने के लिए URL ऑफ इमेज, यानी कि आप कौन सी इमेज मतलब ले रहे हो और उसका URL क्या है, उसका सोर्स क्या है। तो वो बताने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जाता है, SRC, अलाइन, बॉर्डर या हाइट। इमेज के साथ हमेशा SRC टैग लगता है, एट्रीब्यूट लगता है, तो इसका आंसर है SRC, यानी कि सोर्स बताता है बेसिकली। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी और दिया हुआ है, यानी कि कोई एक करना है। फाइल एंड देन प्रिंट इन प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू, आपको बताना है कि फाइल और फिर उसके बाद प्रिंट पर जाने से क्या होता है, या फिर इसका आपको बेसिकली शॉर्टकट की पूछा हुआ है प्रेजेंटेशन में। सो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+P। ठीक है, Ctrl+P जो होता है वो प्रेजेंटेशन में प्रिंट करने के लिए किसी भी फाइल को इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+N जो है वो न्यू के लिए होता है, कोई भी न्यू फाइल अगर हमें खोलनी है तो। Ctrl+Q जो होता है वो एग्जिट एंड क्लोज करने के लिए, एग्जिट एंड क्लोज करने के लिए फाइल को। Ctrl+S जो होता है वो सेव करने के लिए फाइल को इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, Ctrl+P। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, Ctrl+N इन प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू, अभी अभी बताया Ctrl+N जो है वो न्यू फाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यू। ठीक है, NEW, न्यू फाइल। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, OL टैग। जो आपका OL टैग होता है वो कौन सी लिस्ट बनाने के लिए HTML में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको कोई लिस्ट बनानी है, अगर आप उसमें OL टैग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कौन सी लिस्ट को दिखाता है, तो इसका आंसर है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, OL का फुल फॉर्म है ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करें तो आपको UL टैग जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, UL टैग। ठीक है, अब मैं आपको एक ना इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। अगर आप कोई भी टैग इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे OL टैग इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, बीच में आपने वो लिस्ट वगैरह टाइप कर दी, उसके बाद आपको उस टैग को क्लोज भी करना पड़ता है, और क्लोज करने के लिए आपको ये जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, उसके आगे ऐसे ये क्लोज होगी और तभी आपका जो आउटपुट है वो निकल कर आएगा, वरना आपका आउटपुट नहीं निकल कर आएगा।
चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड के लिए मैंने आपको बता दिया यूएल टैग होता है, और ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज नहीं होता है इसमें कुछ भी। नेक्स्ट है SQRT एंड एक्स दिया हुआ है ब्रैकेट में, इज अ फंक्शन, इज अ डैश फंक्शन इन C++। यानी कि ये जो होता है ये C++ में कौन सा फंक्शन है, क्या ये स्ट्रिंग फंक्शन है, मैथमेटिकल है, कैरेक्टर है या टेक्स्ट है। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म अभी आपको बता दूं तो आप आराम से बता दोगे। इसकी फुल फॉर्म होती है स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट अगर हमें किसी का निकालना है तो इसके लिए हम ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका कौन सा फंक्शन हो जाएगा, मैथमेटिकल फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ टेक्स्ट इटैलिक इन HTML। अगर हमें HTML में इटैलिक कोई भी टेक्स्ट करना है, इटैलिक का मतलब होता है जैसे वो टेढ़ा लिखा हुआ आता है बेसिकली, ठीक है, जैसे TH क्लासेस ऐसे है तो वो टेढ़ा इस तरीके से आपको पता होगा इटैलिक टेक्स्ट। तो इटैलिक के लिए ना, इटैलिक ये नहीं होगा इसका आंसर, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा C, ठीक है। आप ये वाला टेक्स्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम इसे बंद करना चाहें तो हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, बीच में आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है वो आप टाइप करते हैं। इसी में और में दिया हुआ है सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट NIOS इन बोल्ड अंडरलाइन इन HTML। अब हमने इटैलिक तो देख लिया, अब हमें बताना है इसमें एक सेकंड क्वेश्चन में कि NIOS करके एक टेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इसको आपको बोल्ड भी करना है और अंडरलाइन भी करना है HTML में, तो आप कौन सा इनमें से जो है ऑप्शन चूज करेंगे जिससे जो बिल्कुल सही होगा। जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही अभी कि आपको अगर कोई भी अगर टैग इस्तेमाल करना है, जैसे बी टैग, यानी बोल्ड के लिए बी टैग होता है, और उसके बीच में आपने कुछ भी लिखा उसके बाद उसको क्लोज करना है, तो आपको ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक स्लैंट वाला ये जो है ये आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आपको बोल्ड के साथ साथ अंडरलाइन भी करना है, तो इसके लिए बी यू ऐसा कुछ टैग होता नहीं है, आपको पता होगा। बी और यू ये तो बिल्कुल सही है, बोल्ड टैग भी करा हमने, अंडरलाइन टैग भी जो है यहाँ पर यूज किया, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अंडरलाइन टैग को तो क्लोज किया है लेकिन बोल्ड टैग को क्लोज नहीं किया, तो इसका क्या आउटपुट निकल कर आएगा कि NIS जो है ये जो NIS टेक्स्ट है ये अंडरलाइन में तो हो जाएगा, मतलब इसके नीचे लाइन तो आ जाएगी लेकिन बोल्ड में नहीं हो पाएगा ये, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, C आंसर इसका बिल्कुल सही है कि हमने बोल्ड टैग और अंडरलाइन टैग जो है वो ओपन किए, उसके बाद NIS लिखा, उसके बाद हमने इन दोनों को क्लोज भी किया है, ठीक है, सो C इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट टैग्स इन HTML। अभी अभी जस्ट हमने देखा इतने सारे ऑप्शन, इतने सारे उसमें देखा है हमने, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा टैग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए HTML में इस्तेमाल होता है। क्या ये होता है, ये होता है, अभी आपने ये वाला देखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी, ये वाला जो है ना ये टैग रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी में और में दिया हुआ है, फेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ डैश टैग। फेस जो होता है ना, मतलब अगर फेस का मतलब होता है बेसिकली फॉन्ट को चेंज करना, फॉन्ट को, फॉन्ट साइज आप कह सकते हो या कोई भी अगर वो है तो हमें उसे चेंज करना है, तो हम फेस का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉन्ट, ठीक है। जैसे हमें फॉन्ट लिखना है, फॉन्ट फेस करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है, सो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन, और इसमें भी और करके दिया हुआ है, अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट्स द लोकेशन ऑफ अ डाटा आइटम सच एज। यानी कि एक पॉइंटर जो होता है एक ऐसा वेरिएबल है जो कि हमें वेरिएबल की लोकेशन बताता है, ठीक है, डाटा में वेरिएबल की वो बताता है, एरे एलिमेंट की वो बताता है, या बोथ A and B या फिर प्रोग्राम। तो पॉइंटर जो है वो हमें वेरिएबल की भी को भी रिप्रेजेंट करता है और एरे एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा C, बोथ A and B, ठीक है। अब इसी में और में दिया हुआ है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग आपको क्वेश्चन लगेगा, सो आपको इसमें है कुछ नहीं, ठीक है, बहुत आसान है, बस आप समझो कैसे है। फाइंड द आउटपुट, आपको ना एक पूरा एक इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, आपको उसका आउटपुट बताना है कि क्या निकल कर आएगा, यानी कि बेसिकली इसका क्या आंसर निकल के आएगा, ठीक है, इसको अगर हम परफॉर्म करेंगे तो बाय द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट अज्यूम ऑल द हेडर फंक्शन आर इंक्लूडेड। यानी कि ये मान लो कि जितने भी हेडर फंक्शंस हैं वो इंक्लूड पहले से किए गए हैं, यानी अगर ये आप C++ में कर रहे हो तो वो जो आपका iOS स्ट्रीम होता है वो सब इसमें इंक्लूड है पहले से। सो आपको ना इसमें देखो इंटीजर दिया हुआ है, इसमें इंटीजर A की वैल्यू दी हुई है 22, ठीक है, ये बात आपने देख ली। फिर इंटीजर पॉइंटर B जो है, पॉइंटर B की वैल्यू जो है वो दी हुई है बराबर A के, यानी कि B की वैल्यू क्या हो जाएगी,
b की वैल्यू हो जाएगी 22 के बराबर, मतलब a अगर 22 है तो पॉइंट b भी हो जाएगा 22। अब आपको बोला गया है नेक्स्ट में पॉइंट b जो है, पॉइंट b इक्वल्स टू पॉइंट b प्लस 2, पॉइंट बी प्लस 2। अब आपको क्या बताना है, पॉइंट बी की वैल्यू क्या होगी। बेसिकली देखो पॉइंट बी की वैल्यू ए के बराबर दी हुई है, यानी कि पॉइंट बी कितना हो जाएगा 22। अब उसमें इंक्रीमेंट हुआ है प्लस 2 का, तो प्लस 2 करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24। सो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 24। ठीक है, चलिए समझ आया आपको। बस आपको समझना है इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं, ठीक है, किस तरीके से आपको करना है, तो वो आप आराम से समझ जाएंगे। 8 क्वेश्चन है, डैश फाइल फॉर्मेट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इमेजेस विद ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स। यानी कि इनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो कि बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है अगर हमें कोई भी इमेज वगैरह डाउनलोड करनी है तो उसमें हमें ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स उसमें देखने को मिलता है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आपका एक ना जैसे आपने अगर क्लिप आर्ट वगैरह जो है डाउनलोड की हो तो उसमें लास्ट में एक एक्सटेंशन आपका आता है .png करके, .png। png से क्या होता है ना, इसका आंसर है बेसिकली png से क्या होता है, जैसे देखिए ये आपका एक इमेज है, ठीक है, आप ने कोई एक गर्ल या बॉय की इमेज ली है और पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो पिक्सल्स में आ जाता है, मतलब सिर्फ आपको ये गर्ल वाली जो इमेज है वो आपको देखने को मिलेगी, या व्हाइट वाला जो बैकग्राउंड होता है वो देखने को मिल जाता है, वो व्हाइट बैकग्राउंड फिर हट जाता है, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स आपको देखने को मिलता है, पारदर्शिता मिलती है, ठीक है। जेपीजी में ऐसा नहीं मिलता, जेपीईजी में ऐसा नहीं मिलता, और जीआईएफ आपको पता होगा जो एक शॉर्ट फॉर्मेट होता है वीडियो का वो उसे हम जीआईएफ कहते हैं। सो इसमें भी ऐसा नहीं होता, सिर्फ ऐसा पीएनजी फॉर्मेट में होता है। अच्छा, इनके ना आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, तो एक बार इनकी फुल फॉर्म देख ले। जेपीजी की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, ठीक है। ऐसे ही जेपीईजी की होती है जॉइंट फोटोग्राफिक, ई में ई आ जाता है इसमें एक्सपर्ट्स ग्रुप के लिए, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। जीआईएफ की अगर हम बात करें तो ये होती है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट्स, यानी कि ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। और पीएनजी की बात करें तो ये होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है, ये फुल फॉर्म आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, डैश एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द थिकनेस इन द एचआर टैग, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट होता है जो एचआर टैग में मतलब एक थिकनेस स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो एचआर टैग के आगे आप हमेशा जब भी एचआर टैग इस्तेमाल करते हैं उसके आगे आप साइज का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी साइज, ठीक है। विड्थ नहीं होगा, बॉर्डर नहीं होगा और नो शेड भी नहीं होगा। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, डैश इज अ component of the OpenOffice Impress windows which displays the name of the file and name of the application along with minimize, maximize and close buttons। इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है OpenOffice Impress Windows का जो कि हमें मिनिमाइज ऑप्शन दिखाता है, मैक्सिमाइज ऑप्शन दिखाता है, क्लोज बटन दिखाता है और फाइल का नाम और उसके एप्लीकेशन का नाम भी दिखाता है। तो आपको सिर्फ ये एक ही चीज़ में, जब आप कोई भी फॉर एग्जाम्पल ये आपने ओपन ऑफिस खोला, आप कोई भी अगर विंडो वैसे भी खोलते हो जैसे वर्ड वगैरह भी खोलते हो तो उसमें भी एक यहाँ पर एक मिनिमाइज का ऑप्शन आपको दिखता है, ठीक है, एक आपको दिखता है मैक्सिमाइज का ऑप्शन और एक आपको दिखता है क्लोज का ऑप्शन, इस तरीके से काटा दिखता है ना। और यहाँ पर आपको जो है उसमें फाइल का नाम जो है बीच में आपको दिखता है, उस वर्ड मतलब हमने कौन सा एप्लीकेशन खोला है उसका नाम हमें यहाँ दिखता है, तो वो हमें कहाँ दिखता है, बेसिकली इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं टाइटल बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टाइटल बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, डैश फीचर्स allows us to embed objects like charts, pictures, audio, video and dash etc in our document। इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो कि हमें कई ऑब्जेक्ट्स इंपोर्ट करने के लिए, एम्बेड का मतलब होता है बेसिकली इंपोर्ट करने के लिए, जैसे चार्ट्स का, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो अगर हमें इंपोर्ट करनी है अपने डॉक्यूमेंट में तो कौन सा ऐसा फीचर है जो हमें अलाउ करता है, तो इसका आंसर है बी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग फीचर। आप अगर वैसे भी देखो तो ऑब्जेक्ट को लिंक करने का काम बेसिकली यहाँ हो रहा है और एम्बेड करने का मतलब है इंपोर्ट करने का काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th है, ऑटोफिल फीचर ऑफ ओपन ऑफिस कैल्क सपोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप्स। इनमें से आपको बताना है कौन से डाटा टाइप को ऑटोफिल फीचर जो है
ओपन ऑफिस कैल्क में सपोर्ट करता है। क्या वो न्यूमेरिकल को करता है, स्ट्रिंग को करता है, या दोनों को करता है, या किसी को नहीं करता? तो इसका आंसर है दोनों को करता है, न्यूमेरिकल एंड स्ट्रिंग बोथ। ठीक है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन था। और में आपको दिया गया है एक्टिव सेल इन ओपन ऑफिस कैल्क इज आइडेंटिफाई बाय हैविंग। अच्छा, मैं इसको ना प्रैक्टिकली आपको दिखा देती हूँ। इसमें बेसिकली पूछा गया है ओपन ऑफिस कैल्क जो होता है उसमें आपको एक्टिव सेल है, क्या वो येलो कलर की उसमें फिल्ड होती है, मतलब येलो कलर उसमें फिल्ड होता है अगर हम किसी एक सेल पे पर्टिकुलरली सिलेक्ट उसको कर रहे हैं, या फिर रेड कलर होता है, रेड कलर का बॉर्डर, या फिर थिक रेड कलर की आउटलाइन होती है, थिक ब्लैक कलर की आउटलाइन होती है। ठीक है, तो देखो इसको प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, ये देखो, ये एक एक्टिव सेल है, ये एक एक्टिव सेल है, जहां पर भी मैं अपना कर्सर लेकर जाऊंगी वो एक एक्टिव सेल बन जाती है। ठीक है, तो अब अगर आप इस एक्टिव सेल को देखते हो तो इसका बॉर्डर जो है वो ब्लैक कलर का आपको नजर आएगा, और वो भी थिक ब्लैक बन जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? थिक ब्लैक आउटलाइन। ठीक है, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, एक्सपैंड आपको करना है आईएसपी। मतलब आईएसपी की बेसिकली फुल फॉर्म बतानी है। तो आईएसपी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ इतना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा कि ये आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर आपको इसके बारे में लिखना है तो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे मतलब इतना ही लिखोगे तो 1 नंबर में चल जाएगा। ठीक है, आपको बारे में इसके पता होना चाहिए, तो मैं बता देती हूँ। तो देखो, आईएसपीज जो होते हैं ना, वो ऐसी मतलब कंपनीज होती है दैट ऑफर इंटरनेट एक्सेस टू कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। मतलब आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाला, मतलब इंटरनेट को जो सर्विस है उसको प्रोवाइड करने वाली कंपनीज क्या करती हैं? इंटरनेट एक्सेस देती हैं कंज्यूमर को और बिजनेसेस को। जो आप ये इंटरनेट यूज कर पा रहे हो वो किसके द्वारा कर पा रहे हो? आईएसपी कंपनीज के द्वारा। दे कैन प्रोवाइड इट थ्रू अ वेराइटी ऑफ मेथड्स। ये कई तरीकों से हमें जो है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे डायल अप मेथड होता है, डीएसएल होता है, केबल मेथड होता है, वायरलेस नेटवर्क जिसको आप वाईफाई के नाम से भी जानते हो, ये भी आपका इसी में आता है। ठीक है, अब आपका 14th क्वेश्चन है। इसमें आपको बेसिकली बताना है ए पार्ट में द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 200_10 इज। आपको बेसिकली ना इसका ऑक्टल बताना है। आपको पता होना चाहिए ऑक्टल के बारे में, बाइनरी के बारे में, डेसिमल के बारे में। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर का है। तो इसको करेंगे कैसे, आप पहले वो देखो। तो देखो, ऑक्टल का मतलब क्या होता है? ऑक्टल का मतलब होता है 8। ठीक है, बाइनरी का मतलब मैं ये पहले आपको समझा रही हूँ। बाइनरी का मतलब आपको 2 से सक्सेसिव डिवीजन करना होगा। डेसिमल का मतलब होता है 10। ठीक है, और हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16। ये सारे नंबर्स, ये सारे आपको इनके फॉर्म पता होने चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि 210 जो है उसको आपको ऑक्टल में बेसिकली कन्वर्ट करना है। तो ये अभी 10 किसके लिए होता है यूज? डेसिमल के लिए। तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हो ये पहले आप देख लो। बेसिकली आपको एक सक्सेसिव डिवीजन करना होता है। इसमें आपने इस तरीके से ना लाइंस खींचनी पड़ेंगी, बीच में आपको वो 200 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 200 ये अभी डेसिमल फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो आपको ऑक्टल में करने के लिए 8 से इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करते जाना पड़ेगा। और डिवाइड जो है सक्सेसिव होता है। जैसे 200 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16। ठीक है, 4 बच जाएगा, और फिर 8, ये डिवाइड तो आपको पता होगा है ना। अब यहाँ पर कितना आया? 25। तो ये 25 आप यहाँ लिखोगे। ये आपका जो 0 आया ना, मतलब रिमाइंडर आपको जो आया है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आपको सेम वही 8 से 25 को जो है डिवाइड करना है। तो 8 से 25 को करेंगे तो 8 2 जा 24 होता है। तो 8 2 जा यानी 2 आपका कितना आएगा? देखो ऐसे मतलब है इसका, 1 मिनट। 25 को अगर आप करते हो तो 8 2 जा नहीं सॉरी 8 3 जा 24 एंड 5 में से 4 गया 1, तो 3। मतलब अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कैसे करना है तो सीधा ऐसे ऐसे डिवाइड करते जाना। 3 जो है ये वाला, ये जो है जो इधर आप लिखते हो बेसिकली वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, और जो आपका रिमाइंडर में आ रहा है 1 वो आपको यहाँ लिखना है। अब आप इसको अगर 8 से करोगे तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप इस तरीके से इसको लिख देना एंड में। अब क्या करना है ना, आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए इस 3 को इस तरीके से आपको लिखते जाना है। मतलब
3, उसके बाद यहाँ पर क्या है 1, उसके बाद यहाँ पर क्या है 0। अब इसको आपको ब्रैकेट में डालना है और ऑक्टल का मतलब होता है 8, तो यहाँ पर आपको 8 लिख देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में बाइनरी इक्विवेलेंट बताना है 45 का। बाइनरी का मतलब होता है 2, यानी कि 2 से डिवाइड करके आपको बताना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, सेकेंड पार्ट है इसका। बेसिकली 45 का हमें क्या बताना है, बाइनरी इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब होगा कि आपको इसको 2 से डिवाइड करते जाना है। तो 2 से अगर हम 45 को डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, ठीक है, और यहाँ पर 5 आएगा, 2 2 जा 4। मैं आपको इसीलिए समझा रही हूँ इस तरीके से करके। मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी इसको कर सकती हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से ऐसे बता रही हूँ ताकि आप पेपर में आसानी से कर पाओ। तो यहाँ पर देखो ये आया 22, तो ये 22 आपको यहाँ लिखना है, जो रिमाइंडर में बचा है वो आपको यहाँ लिखना है 1। ठीक है, अब उसके बाद करते जाएंगे 2, जब तक करना है जब तक ये वाला नंबर बड़ा हो, और ठीक है, या फिर या तो 1 और 1 आ जाए, ठीक है, या फिर ये वाला नंबर अगर बड़ा हो और ये वाला नंबर यहाँ छोटा हो, ठीक है, तब आपको वहां स्टॉप मार देना है। तो 2 से अगर 22 को करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना बचेगा 0 बचेगा, है ना। फिर उसके बाद 2 से अगर 11 को करेंगे, मतलब ऐसे करो करो 2 5 जा 10, ठीक है, कितना बचा 1 बचा, 5 जो है वो यहाँ आएगा, कितना बचा है रिमाइंडर में, तो 1 यहाँ जाएगा। नेक्स्ट अब दोबारा 2 से करना है हमें इसको, 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4, तो 4 आएगा, ऐसे देखो 2 2 जा 4, अब कितना बचा 1 रिमाइंडर बचा, यानी 1 अब यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 से अब 2 को करेंगे तो हमारा कितना रिमाइंडर आएगा, 2 1 जा 2, और रिमाइंडर कितना बचेगा 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपका आंसर क्या होगा ये देखो, इसमें यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है, यानी 1 लिखोगे, पहले 1 लिखोगे, फिर उसके बाद ये 0 आया, ये लिखोगे 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना था, 2 में, यानी वो बाइनरी नंबर में, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 0 1 1 0 1 एंड बाइनरी में 2। ठीक है, सो ये इसका आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, और आगे हम देखेंगे कि कैसे आप ऑक्टल से दोबारा आप बाइनरी में जा सकते हो, या बाइनरी से दोबारा आप ऑक्टल में कैसे जा सकते हो, वो सब हम आगे देखेंगे। 15th क्वेश्चन आपका कह रहा है ए पार्ट में, व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग प्रोग्राम। सेम वही आ गया कि आपको बताना है कौन सा क्या आउटपुट निकलेगा। ठीक है, वेरिएबल दिए हुए हैं, यानी x की वैल्यू दी हुई है 15, ठीक है, और y की वैल्यू दी हुई है 6। अब देखो क्या दिया हुआ है इनपुट में, इंटीजर x और y दिए हुए हैं आपके पास। ठीक है, x की वैल्यू भी हमें पता है, y की वैल्यू भी हमें पता है। तो ये जो है ना CIN यानी सिंटैक्स वगैरह आप कह सकते हो, तो x जो है वो y से बड़ा है, x y से बड़ा है, हाँ बिल्कुल, ये 15 है, ये 6 है। ठीक है, ये भी x, अगर x y से बड़ा है, यहाँ पर इफ आ गया ना, यानी कि अगर x y से बड़ा है तो हमें काउंट लगाना है स्माइली फेस का, अगर वो छोटा है एल्स का मतलब है नहीं, तो हमें सैड फेस बताना है। सो यहाँ पर आप देखोगे तो x जो है वो y से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 15 जो होता है वो 6 से बड़ा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्माइली फेस, यानी कि आउटपुट में आप लिखोगे अपने उसमें आप क्या लिखोगे स्माइली फेस। ऐसा हमने क्यों किया, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो दोबारा देख लो। देखो बेसिकली आपसे ना वेरिएबल दिए हुए थे x और y, इनकी वैल्यू दी हुई है 15 और 6। ठीक है, अब आपसे बोला गया है अगर x जो है वो y से बड़ा है तो स्माइली फेस दिखाओ, अगर x छोटा है y से तो सैड फेस दिखाओ। क्योंकि हमें पता है कि 15 जो है वो बड़ा होता है 6 से, तो इसीलिए हमारा आउटपुट में आएगा स्माइली फेस, क्योंकि इसने बोला था स्माइली फेस दिखाने के लिए। बस इतना ही करना है, 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी आपका इसी तरीके से आउटपुट वाला है। What will be the output produced by the following program if the value of x is 3? आपको दिया हुआ है वैल्यू ऑफ x 3, ठीक है, और वैल्यू ऑफ y 4। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। आपको आउटपुट बताना है, इंटीजर x y z दिए हुए हैं, इनपुट में इंटीजर x y z दिया हुआ है, सिंटेक्स x जो है और सिंटेक्स y, यानी z जो है ना z वो बराबर दिया हुआ है x इंटू एक्स, x इंटू एक्स, ठीक है, प्लस में y। तो इसको एक बार सॉल्व कर लें, x की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 3
प्लस में y की वैल्यू है 4, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 प्लस 4 दैट इज 13, यानी कि हमें z की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 13 निकल कर आ गई। अब देखते हैं z का काम है या नहीं है। अब बोल रहा है अगर x y से बड़ा है, अगर x y से बड़ा है तो हमें गुड मॉर्निंग दिखाना है, अगर x y एल्स का मतलब होता है अगर नहीं है तो हमें गुड इवनिंग दिखाना है। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू है 3, ठीक है, और y की वैल्यू है 4, क्या ये इससे बड़ा है, नहीं 4 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें क्या दिखाना है इसमें, गुड इवनिंग। तो आउटपुट में आप लिखोगे गुड इवनिंग, ठीक है, गुड इवनिंग। यहाँ पर z की कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं दिखाई है, तो इसीलिए ये वाली वैल्यू आप मतलब मैंने दिखा दी कैसे निकाल सकते हो आप। अगर पेपर में आपसे z की वैल्यू पूछ लो तो आप निकाल लोगे, अगर नहीं पूछे तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं निकालने की, ठीक है। आपसे बस इतना पूछा था, x और y में जो बड़ा है उस हिसाब से आप जो है आउटपुट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ, जो मैंने आपको बताया था डेसिमल बताना है, अब आपको डेसिमल फॉर्म निकालनी है एक हेक्सा डेसिमल की, ठीक है। तो ये हेक्साडेसिमल 16 मैंने आपको बताया हेक्साडेसिमल होता है। ये D2A 16 जो दिया हुआ है बेसिकली, देखो D2A 16 आपका एक दिया हुआ है। अब आपको इसकी ना कौन सी फॉर्म निकालनी है, डेसिमल फॉर्म निकालनी है, ठीक है, डेसिमल फॉर्म इसमें आपको निकालनी है। तो देखो इसको करोगे कैसे, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। एक चीज आपको पता होनी चाहिए इसके लिए, जो कि है, देखो हेक्साडेसिमल यानी कि जो आपका हेक्साडेसिमल होता है उसमें आप 0 से लेके 9 ये नंबर्स यूज करते हो, और जो मतलब 10 के बाद के जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि 10 से लेकर 15 नंबर्स तक इसमें इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। 16 है, 16 लास्ट है, तो 15 नंबर तक इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो 10 से स्टार्ट हो जाता है A, ठीक है, B C और ये जाता है 15 के लिए F तक। मतलब क्या है, 10 की वैल्यू दिखाते हैं A से, ठीक है, 11 की वैल्यू दिखाते हैं B से, ये याद कर लेना प्लीज। C की वैल्यू दिखाते हैं 12 की वैल्यू दिखाते हैं C से, ठीक है, 13 की वैल्यू हो गई D, और 14 की वैल्यू हो गई E, और फिर 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी F, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये हेक्साडेसिमल के लिए रूल होता है। 0 से 9 तो हम वही नंबर्स ही दिखाएंगे, लेकिन 10 से 15 तक फिर हम ABCDEF करके दिखाते हैं। तो आपको दिया हुआ है D2A, ठीक है, D2A, इसको आपको डेसिमल फॉर्म में अगर बदलना है तो क्या करोगे, सबसे पहले देखो वंस के प्लेस पे क्या आया हुआ है, A आया हुआ है। A को बदलने के लिए आप क्या करोगे, आप क्या करते हो A को बदलने के लिए, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 इंटू 16 इंटू 0, 16 क्यों, क्योंकि ये इसकी वैल्यू थी 16, ठीक है, मतलब हेक्साडेसिमल में है इसीलिए। तो इसको अगर आप करोगे तो 16 इंटू 0 कितना बच जाएगा, 0 आ जाएगा ये तो, और 10 यहाँ पर बचेगा तो 10 A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है 2, 2 के लिए आप 2 की तो वही वैल्यू दी हुई है, तो आपको कोई भी इस तरीके से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी हम क्या करेंगे, 2 इंटू 16 इंटू 1 करेंगे, तो ये कितनी आ जाएगी, 32 वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम D की बात करें तो D की वैल्यू क्या होती है, D की वैल्यू होती है 13, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे 13 इंटू 16 इंटू 2, ठीक है, पहले 0 से फिर 1 से फिर 2 से मल्टीप्लाई, और जो इनकी वैल्यूज थी वो उससे मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। तो 13 इंटू 16 इंटू 2 अगर आप करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3328, ठीक है, करके भी बेशक आप देख लेना। अब क्या करना है ना, अब इन तीनों को प्लस करना है, अब इन तीनों को प्लस करना है, यानी 10 प्लस 32 प्लस 3328, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 3370, ठीक है। और किस में बोला है, डेसिमल में बोला है, तो आप लिखोगे इस तरीके से 3370, डेसिमल के लिए 10 होता है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। बेसिकली आपको क्या करना था, ये आपको याद रखना है, A की वैल्यू क्या होती है
10 होती है, डी की वैल्यू 13 होती है, ठीक है। ऐसी एफ की वैल्यू 15 होती है, अगर आपका आ जाए तो 14 के लिए ई रखते हैं हम, ठीक है। सो ये अगर आपको याद होंगे तो ये सब तो आप आराम से कर लोगे। अब अगला देख लें, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर इज 1100, यानी कि आपको ना इसको 1100 जो है उसको दोबारा से डेसिमल में कन्वर्ट बेसिकली करना है। तो आप कैसे करोगे, डेसिमल में करना है, 1100 को आपको डेसिमल में यानी कि इसमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हो, ये देखो, 1100 को, एक मिनट जी, तो डेसिमल में अगर आपको कन्वर्ट करना है इसको, इसके लिए देखो आपको ये पता है ये नंबर किस में है, बाइनरी में है, ठीक है, बाइनरी में है। तो बाइनरी में करने के लिए इसको कन्वर्ट डेसिमल में आप क्या करोगे, पहले तो ये फर्स्ट वाला इंटीजर हो, फर्स्ट है यानी 1 है, ठीक है। अब इनटू करो, अब यहाँ पर जो बाइनरी नंबर होता है 2, ठीक है, 2 के बाद मतलब इस 1 के बाद कितने आपको वो दिए हुए हैं डिजिट, तो 1 2 3, तो इसकी पावर कर दो 3, ठीक है। अब फिर प्लस का साइन लगाओ, अब ये 1 जो है इसको लिखो, मल्टीप्लाई में 2 करो, और कितने नंबर हैं इस 1 के बाद, 1 2, तो इसकी पावर कर दो 2, प्लस में 0 दिया हुआ है, 0 लिखो, फिर मल्टीप्लाई करो, अब इसके बाद 2 लिखो और इसकी 1 वैल्यू रख दो, प्लस में अब ये वाला 0 रखो, 0 इंटू 2, और इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंटीजर नहीं है, तो आप इसकी वैल्यू 0 रखते हो, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, 2 टू द पावर 8 इस मतलब 2 टू द पावर 3 इसकी वैल्यू हो जाती है 8, तो 1 इंटू 8 करोगे तो 8 ही आएगा। अब 2 की पावर 4 है तो इसके लिए 2 की पावर 2 है तो इसके लिए वैल्यू होती है 4, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, और इसको भी किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। अब इन सबको प्लस कर दो, प्लस करने पे 8 + 4 = 12, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है बाइनरी नंबर, सॉरी डेसिमल नंबर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17th, विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ पैराग्राफ इन अ वेब पेज। अगर हमें किसी भी पैराग्राफ मतलब किसी भी वेब पेज में पैराग्राफ को क्रिएट करना है तो इसके लिए हम टैग इस्तेमाल करते हैं पी का, ठीक है। फिर इसको क्लोज कर देते हैं इस तरीके से, 1 नंबर का ये क्वेश्चन था। विच टैग इज यूज टू क्रिएट लिंक ब्रेक इन वेब पेज। हमें अगर लिंक या फिर लाइन ब्रेक आप कह सकते हो, लाइन ब्रेक क्रिएट करना है वेब पेज में तो हम BR टैग इस्तेमाल करते हैं, BR, ठीक है, जो ब्रेक को दिखाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द हेडर फाइल फॉर एकोज एक्स, ठीक है। आपको बताना है हेडर फाइल क्या होती है एकोज एक्स में, तो इसका आंसर हो जाएगा math.h। ये एक हेडर फाइल होती है आर्कोजिन में, आर्कोज मतलब आर्कोजिन में, ठीक है, जो कि बिटवीन -1 and 1 के बीच में रहती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द हेडर फाइल फॉर इस डिजिट ब्रैकेट में सी। इनमें से आपको बताना है, मतलब इनमें से तो नहीं, हेडर फाइल बतानी है इस डिजिट ब्रैकेट में सी की, तो इसका आंसर हो जाएगा ये नहीं, सी टाइप .h, ठीक है, ये हेडर आप यहाँ पर इस्तेमाल करोगे। व्हाट इज द ASCII वैल्यू ऑफ A। इसके लिए आपको ना ASCII के बारे में पता होना चाहिए क्या है, तब आप वैल्यू ऑफ A आराम से निकल पाओगे। ये बेसिकली ना एक लिस्ट होती है जो कि जारी की जाती है। ASCII की पहले तो फुल फॉर्म देख लो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, मतलब ये कुछ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होते हैं फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये कोड कौन से हैं ये देख लो पहले आप, ठीक है। अच्छा हाँ, मतलब उससे पहले आप ना ये समझो कि जो HTML होता है ना उसके अंदर कई सारे टैग्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि HTML को अगर हमें मतलब अगर किसी भी वेब पेज में हमें HTML कोड को स्टार्ट करना है तो हम ये वाला टैग लगाते हैं, ठीक है। फिर उसको क्लोज लास्ट में करते हैं। हेड के लिए ये वाला मतलब हेडर, किसी भी पेज का हेड वगैरह हमें लिखना है तो वो यहाँ से इस तरीके का टैग, तो ये सारे टैग मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं। और कुछ बोल्ड के लिए ये टैग होता है, इटैलिक के लिए ये होता है, अंडरलाइन के लिए ये, ठीक है। एम्फेसिस अगर करना है, एम्फेसिस मतलब किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को ज़्यादा एम्फेसाइज करना है तो उसके लिए EM टैग होता है। स्ट्रॉन्ग टैग स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस के लिए होता है, तो ये सारे टैग आप देख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा मेन
ASCII जो है आपके अलग अलग जो लिस्ट वगैरह निकालता है, मतलब कोड होते हैं इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए। इसमें ना आपके देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नेम दिया हुआ है, नल NUL के लिए क्या क्या वो है, ठीक है, और सिंबल वगैरह वो दिए हुए हैं, कंट्रोल कैरेक्टर्स होते हैं बेसिकली ये वाले, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल में भी दिया है, बाइनरी में भी दिया है और हेक्साडेसिमल में दिया है। तो ऐसे ही सिंबल जो है, जैसे स्पेस में, स्पेस के लिए डेसिमल में 32 जो है ये इस्तेमाल होता है, बाइनरी के लिए ये होता है, हेक्साडेसिमल के लिए 20 ये इस्तेमाल होता है। बाइनरी आपको पता होगा ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कैपिटल ए के लिए आपको बताना है कि कौन सा बेसिकली कोड इस्तेमाल होता है। तो अगर आप कैपिटल ए को यहाँ देखोगे तो 65 डेसिमल में 65 कोड इस्तेमाल होता है, हेक्साडेसिमल में आपका 41 कोड इस्तेमाल होता है। और अगर आप बात करो स्मॉल ए की, तो स्मॉल ए में 97 और यहाँ पर हेक्साडेसिमल में 61 कोड इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे कि इसके लिए आपका 65 जो है वो कोड इस्तेमाल होता है, और अगर इसकी बात करें तो 97 कोड इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है एक्सपैंड करना है www को, यानी कि WWW जो होता है जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली इसकी फुल फॉर्म बतानी थी, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो क्या होता है ये आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब नीचे भी आपको एक प्रोग्राम दिया हुआ है, अब आपको बताना है आउटपुट क्या होगा। विल बी प्रोड्यूस्ड इफ द वैल्यू फॉर द वेरिएबल CH यानी कैरेक्टर इज एंटर्ड एज B। अब आपको जो वैल्यू दी हुई है कैरेक्टर की B की, उसके लिए क्या आउटपुट प्रोड्यूस यहाँ पर होगा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो बेसिकली ये पूरा आपका एक जो है आपका ये एक पूरा एक इनपुट है या प्रोग्राम है। अब बी की क्या कैरेक्टर एंटर होगा, देखो कैरेक्टर्स CH सिंटैक्स CH स्विच CH। यहाँ पर देखो केस बी में अगर आप देखोगे तो काउट B ग्रेड लगा हुआ है, ठीक है। फिर केस सी में काउट C ग्रेड लगा हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर B ग्रेड के लिए या B के लिए आपका जो है वो आउटपुट देगा B ग्रेड, और साथ में वो आउटपुट C ग्रेड देगा। बोलोगे क्यों देगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो केस ए में A ग्रेड आउटपुट के बाद वो ना ब्रेक ले रहा है। ब्रेक अगर आप यहाँ पर नहीं देते हो तो फिर वो आगे तक चलता रहता है। वो बी ग्रेड में यहाँ पर अगर ब्रेक लिखा होता तो आपको सिर्फ B ग्रेड आउटपुट मिलता, लेकिन यहाँ ब्रेक नहीं लिखा हुआ है इसलिए C ग्रेड यहाँ तक भी जाएगा वो, और B ग्रेड यहाँ पर ये लूप खत्म हो रहा है इसीलिए ये C ग्रेड पर जाकर रुक जाएगा। अगर यहाँ भी ब्रेक ना होता तो वो D ग्रेड भी लेता, ठीक है, और फिर यहाँ पर ब्रेक होता तो वो D ग्रेड पे रुक जाता। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, तो जो हमारा केस बी है उसमें हमारे पास B ग्रेड भी आएगा आउटपुट में और C ग्रेड भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक नहीं दिया गया है, ठीक है। सो इसका आउटपुट आप लिखोगे B केस में B ग्रेड एंड C ग्रेड, ठीक है, साथ में आप लिखोगे। नेक्स्ट 22 वाले में आपसे पूछा गया है, वही आउटपुट पूछा गया है। तो आपको ना ये पूरा इंक्लूड iOS स्ट्रीम C++ का एक बेसिकली प्रोग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर देखो इंटीजर I जो है उसकी आपको बेसिकली आउटपुट बताना है कि क्या निकल के आएगा। तो देखो s की वैल्यू हमें दी हुई है 0, ठीक है। फॉर i इक्वल्स टू 1, i की वैल्यू आपको 1 रखनी है, ठीक है, और i की वैल्यू जो है 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब i प्लस प्लस मतलब उसमें इंक्रीमेंट भी हो सकता है, उसमें इंक्रीमेंट भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो, और प्लस में आपको s इक्वल्स टू S माइनस आई, इसके अंदर आपको वैल्यूज पुट करके बेसिकली आंसर निकालना है। तो चलो करते हैं। I की वैल्यू अगर हमें 1 दी हुई है, मान लीजिए 1 दी हुई है, तो हमें इसके अंदर इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो S इक्वल्स टू S माइनस आई, S की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी 0, तो 0 माइनस आई यानी कि 1 माइनस 1 है ना, पहली आई की वैल्यू क्या निकल कर आ गई -1, 0 माइनस 1 तो -1 ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हम देख लेते हैं आई की वैल्यू 2 लेके,
ठीक है, ये बात याद रखना कि आई की वैल्यू 5 से ऊपर नहीं लेनी है। तो 2 अगर हम लेते हैं तो s इक्वल्स टू एस माइनस आई हो जाएगा। तो s की वैल्यू क्या हुई है, s मतलब सम, ठीक है, 0 माइनस, अब देखो यहाँ पर ना s की वैल्यू 0 नहीं आएगी, यहाँ पर सॉरी 0 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि s की वैल्यू हमने यहाँ ऊपर निकाली तो कितनी आई थी, -1। तो -1 माइनस अभी i की वैल्यू नहीं कितनी हमने ली है, यहाँ पर 2 ली है। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस माइनस का 3 आ जाएगा। नए s की वैल्यू जो नहीं आई है वो आई है -3। अब हम i की वैल्यू ले लेते हैं 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा s माइनस आई, s इक्वल्स टू एस माइनस आई। तो अब s की नई वैल्यू कितनी है, -3, और हमने यहाँ पर वैल्यू i की ली है 3, तो ये इतना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दैट इज माइनस का 6, ठीक है। अब i की वैल्यू लेते हैं हम 4, सो s माइनस आई दैट इज सम ऑफ द कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर s की नई वैल्यू है -6 और हमने i की वैल्यू ली है कितनी, 4, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 10। i की वैल्यू हम 5 नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसने बोला है i की वैल्यू जो है वो 5 से छोटी ही लेनी है। तो इसका आउटपुट लास्ट में क्या निकल कर आएगा, जो आप आंसर में लिखोगे दैट इज माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 10। सो इस तरीके से आपको करना था। अब इसी में और में दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपको इंटीजर i की वैल्यू दे दी है। अब ठीक है, ऊपर आपको सिर्फ s की वैल्यू दी हुई थी, अब यहाँ पर i की वैल्यू दी गई है और s की वैल्यू दी गई है 0। यहाँ पर बोला गया है कि i जो है वो 5 से छोटा ही रखना है आपको। और अब आपको सेम उसी तरीके से, लेकिन इसमें नीचे आपको जो है i में इंक्रीमेंट भी करते जाना है, ठीक है। चलिए, तो s इक्वल्स टू एस माइनस आई, दैट इज अगर हम i की वैल्यू मान लीजिए रख लेते हैं 0, ठीक है, i की वैल्यू क्योंकि हम 0 रख सकते हैं, पिछले केस में 0 नहीं रख सकते थे, इसीलिए हमने i की वैल्यू सीधी 1 ली थी। सो i की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो हम सम अगर निकालते हैं तो s की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है, s की वैल्यू कितनी है, 0 है, और i की वैल्यू भी 0 है, तो दोनों में से 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 पहली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें इंक्रीमेंट करना है, साथ साथ i में इंक्रीमेंट करना है, मतलब 0 जो वैल्यू आई है उसमें इंक्रीमेंट करके जो है +1 का इंक्रीमेंट होगा, तो i की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। सो अब अगर हम इसको करेंगे तो 0 माइनस 1 दैट इज -1, ठीक है। अब दोबारा इंक्रीमेंट होगा, यानी कि i की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब 0 नहीं, अब s की नई वैल्यू जो है -1 थी ना, -1 -2 दैट इज माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो गई s की वैल्यू। अब i की नई वैल्यू जो है हमने 3 ले ली, तो s की वैल्यू आ गई -3, -3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज माइनस का 6। अब i की वैल्यू 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो माइनस में 6 वैल्यू आई थी सम की, तो यहाँ पर 4 लिखोगे, माइनस 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 का 10। अब यहाँ पर भी हम y की वैल्यू 5 नहीं ले सकते इंक्रीमेंट करके, क्योंकि यहाँ पर इसने बोला है प्रोग्राम के अंदर कि 5 से छोटा होना चाहिए i, तो यहाँ पर भी आउटपुट जो है सेम वही -10 निकलेगा, ठीक है। पूरा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, रफ में आप करके देख लेना और फिर उसके बाद आप आंसर सिर्फ आउटपुट वाला लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 23, ए पार्ट में आपसे पूछ रहा है राइट अ C++ प्रोग्राम टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर नेम स्टूडेंट यूजिंग द फॉलोइंग मेंबर्स। आपको ना एक C++ प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें कि आपको स्ट्रिंग रखना है 20 कैरेक्टर्स का और मार्क्स रखने हैं इंटीजर नंबर, मतलब नेम जो है उसमें आपको 20 कैरेक्टर का स्ट्रिंग रखना है और मार्क्स जो है वो आपको इंटीजर नंबर वगैरह दिखाना है, ठीक है। तो देखो इसमें हम कैसे इसको कैसे हम इस पूरे प्रोग्राम को करेंगे। सो आप पेपर में कैसे करोगे इसको, पहले आप सबसे पहले अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं C++ में तो हम ऐसे लिखते हैं इंक्लूड, ठीक है, IO स्ट्रीम, डोंट गो ऑन दी हैंड राइटिंग बिकॉज मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है। इसमें हमें बोला था कि आपको स्ट्रिंग का भी वो करना है और इंटीजर का भी, तो हम यहाँ पर उसके बाद स्ट्रिंग लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखोगे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ठीक है।
नेक्स्ट आप लिखोगे जिसमें आपको स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करना है, जिसमें कि आप एक लाइन छोड़ के स्ट्रक्ट स्टूडेंट, आई नो वो पूरा एक वैसा नहीं आपको लग रहा होगा, बट आपको जो लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ, एक प्रोग्राम जिस तरीके से आपको लिखना है। कैरेक्टर नेम में जो है हमें कितने उसमें रखना है, 20 में रखना है, ठीक है। सो हम यहाँ पर इतना लिख देंगे। उसके बाद हमें इंटीजर मार्क्स में जो है कितना वो रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इस कोड को बंद कर देंगे। फिर हम इंटीजर मेन में क्या लिखना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट जो है, मान लीजिए स्टूडेंट, उसका नाम हमें रखना है फॉर एग्जांपल आलोक, ठीक है, आलोक। और फिर उसके बाद हम काउट में जाएंगे, ठीक है, काउट फंक्शन ओपन करके हम उस स्टूडेंट का नाम लिख सकते हैं, जिसमें कि हम मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, ठीक है। एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, दैट इज जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आगे लिखना है इंटीजर मार्क्स के बारे में, ठीक है। उसी में इंटीजर मार्क्स में आप लिखोगे मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। फिर इसको इस तरीके से क्लोज करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसमें CIN गेट लाइन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में जो आपको लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ, रिटर्न 0 एंड वी हैव टू क्लोज द प्रोग्राम, दैट इज इट। आपको इतना लिखना पड़ेगा, जिसमें आप स्टूडेंट में लिख सकते हो, इंटीजर मार्क्स में आप मार्क्स लिख सकते हो, कितने मार्क्स आपको जो है आने चाहिए, वगैरह वगैरह चीज़ें आप इसमें लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है और करके, व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू, आपको बताना है टाइप DEF जो इंटीजर B होता है वो क्या मतलब ये जो स्टेटमेंट होती है ये क्या करती है। बेसिकली ये जो है ना, ये B को एज अ सिनोनिम फॉर डाटा टाइप इंटीजर, ठीक है, एज अ सिनोनिम वो इस्तेमाल करती है B को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, व्हाट विल बी द आउटपुट, वही सेम आपका आउटपुट आ गया। फॉलोइंग कोड स्निपेट दिया हुआ है, अज्यूमिंग हम अज्यूम कर रहे हैं सारे हेडर फाइल्स जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। सो हमारा मेन यहाँ पर है, बेसिकली A की वैल्यू हमें बताई गई है 5 है, ठीक है। A जो है उसको इक्वल टू करके ENDL एंडल लिखा हुआ है, चेंज हमें A को करना है, एंड A की वैल्यू फिर बेसिकली B की वैल्यू 20 हो जाती है, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, देखो इसकी जो फर्स्ट काउट स्टेटमेंट है ना, ये वाली कह रही है कि जो A है इक्वल टू करके, इसने बोला कि जो पॉइंट A इक्वल टू है उसकी नई लाइन, फिर न्यू लाइन से वो फॉलो हो रही है, जिसमें कि हमें चेंज A करके स्टेटमेंट दी हुई है। सो इसमें ना मतलब बेसिकली इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, A की वैल्यू जो है वो 5 ही प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ पर B की एक सेपरेट वैल्यू है, ठीक है। सो इसमें जो आउटपुट आएगा, जो आपको आउटपुट लिखना है वो 5 ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो A की वैल्यू है वो 5, इसने A की वैल्यू आगे बताई नहीं, ठीक है। न्यू लाइन से वो कह रहा है चेंज A, और उसके बाद भी वो सारी चीज़ें इसी तरीके से हैं। सो वॉइड चेंज अगर हम देखें तो इंटीजर B इसमें 20 इसकी एक सेपरेट वैल्यू है, तो इसीलिए A की वैल्यू 5 ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है आपका क्वेश्चन, इसमें आपको कोई दो करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, 1-1 मार्क्स मिलेंगे बेसिकली। द आउटपुट स्ट्रीम इन फाइल हैंडलिंग रिक्वायर्स डैश हेडर फाइल, यानी कि जो आउटपुट स्ट्रीम होती है फाइल हैंडलिंग में वो कौन सी हेडर फाइल रिक्वायर करती है। सो आपने अभी अभी देखा होगा iOS स्ट्रीम करके आपका एक हेडर फाइल होती है, जो इस तरीके से आपको स्टार्ट करनी होती है C++ में भी। सो इसका आंसर IO स्ट्रीम होता है। सीक जी फिर उसके बाद आपसे पूछा है मूव डैश टू अ स्पेसिफाइड लोकेशन, जो ये होता है ना सीक जी, ये हमें किस चीज़ को एक स्पेसिफाइड लोकेशन तक ले जाने में मदद करता है, तो पॉइंटर को एक स्पेसिफाइड लोकेशन में ले जाने का ये काम करता है। और इसी तरीके से आपका जो सीक पी होता है वो आपका जो है पॉइंटर को पुट करने के लिए काम करता है, ये मूव करता है, ठीक है, वो पुट करता है। और एक आपका होता है टेल पी
जो कि आपका होता है बेसिकली ये बताने के लिए टू नो वेयर द पॉइंटर इज, ठीक है, टू नो वेयर द पॉइंटर इज राइट नाउ, ठीक है, ये बताने के लिए कि पॉइंटर कहाँ पर है अभी। नेक्स्ट है सी, इनपुट पॉइंटर इज ऑल्सो नोन एज, इनपुट पॉइंटर जो होता है आपका वो उसके अलावा उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम गेट पॉइंटर्स के नाम से भी जानते हैं, गेट पॉइंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ओपन हैव डैश पैरामीटर्स, तो जो फंक्शन होता है ओपन उसके कितने पैरामीटर्स होते हैं, 2 पैरामीटर्स होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं, पहला पैरामीटर होता है फाइल नेम, मतलब ओपन अगर आप फंक्शन इस्तेमाल करते हो तो एक तो उसमें वो फाइल नेम खोलेगा और दूसरा वो खोलता है एक्सेस मोड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इसमें आपसे ट्रू और फॉल्स पूछा है और कोई भी 2 करने हैं आपको। सो फर्स्ट में आपसे बोला गया है कंसीडरिंग द स्ट्रक्चर वेरिएबल स्टूडेंट पीटीआर डिक्लेयर्स अ पॉइंटर वेरिएबल पीटीआर टू अ स्टूडेंट, तो इसका बिल्कुल ट्रू हो जाएगा क्योंकि जो स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है स्टूडेंट का वो मतलब हेल्प करता है पॉइंटर वेरिएबल को टू अ स्टूडेंट, ठीक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 1-1 मार्क्स का है। बी में आपसे बोला गया है ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स आर यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग रन टाइम, कि जो ऑब्जेक्ट पॉइंटर होता है वो बेसिकली रन टाइम के दौरान मतलब जो भी हम उस टाइम पर एप्लीकेशन खोल रहे हैं उसके दौरान वो मदद करता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। वो जो होता है वो होता है आपका न्यू ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर हमें हेल्प करता है टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग रन टाइम। नेक्स्ट है अ पॉइंटर इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन विच इज इक्वल टू अ सिंपल वेरिएबल इन सी प्लस प्लस, एक पॉइंटर जो होता है एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है जो कि मदद करता है सिंपल वेरिएबल जो उसके बराबर होता है सी प्लस प्लस में, सो ये बिल्कुल ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला है 27th क्वेश्चन,